अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस्लामिक स्टडीज विभाग से पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अबुल आला मौदूदी और इजिप्ट के सैयद कुतुब की सभी किताबें पाठ्यक्रम से हटा दी। ये किताबें अब तक यहाँ पर बीए और एमए कक्षाओं में पढ़ाई जाती रही। एमयू प्रशासन ने यह फैसला 20 से ज्यादा शिक्षाविदों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने के बाद लिया है। इन शिक्षाविदों ने पत्र में एएमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के अंदर जिहादी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने पर सवाल उठाए थे। की जो कंट्रोवर्शियल बुक्स हैं और जो कंट्रोवर्शियल इनकी विचारधारा है उसके चलते हुए ये फैसला किया गया है कि मौलाना मौदूदी की जो किताबें हैं, जो ज़ाहिर है जिसमें जिहाद से मुतालिक भी उनकी पुस्तक शामिल है, ये सब इन और भी सैयद कुतुब शहीद की जो किताबें हैं उनको उन्होंने अपने सिलेबस से, प्रोफेसर इस्माइल ने बताया, इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि हमने बीए और एमए के सिलेबस से इन किताबों को हटा दिया। अगली खबर का रुख करेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। लखनऊ में दोनों उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किया और इस दौरान सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने दावा किया कि भाजपा हमेशा सर्व समाज के लिए सोचती है। उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया। तस्वीरें आप देख लीजिए, दो तस्वीरें हैं, धर्मेंद्र सेहतवार एक उम्मीदवार और निर्मला पासवान दूसरी उम्मीदवार। दोनों के नामांकन के वक्त की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। हस्ताक्षर करते हुए चुनाव अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपते हुए, और आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं मुख्यमंत्री को, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को और आप वरिष्ठ भाजपा नेताओं और मंत्रियों को। धर्मेंद्र सेहतवार और निर्मला पासवान भारतीय जनता पार्टी के ये दो एमएलसी उम्मीदवार नामांकन करते हुए इन तस्वीरों में बहुत साफ देखे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब उम्मीदवारों के नाम का चयन कर रही थी तभी चर्चा थी कि 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष में से एक क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद जाएंगे और लॉटरी लगी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं आभारी हूँ, और मैं इसलिए भी आभारी हूँ, मैं देखता हूँ गोरखपुर क्षेत्र नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, विशेषकर गोरखपुर क्षेत्र में मैं बात करूँ तो गोरखपुर क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया। हमारे घनघटा से हमारे गणेश चौहान जो एक सफाई कर्मचारी थे, उनको पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। अन्य दल परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। और जो हमारी पार्टी की ताकत है वो कार्यकर्ता है, और इसलिए कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेतृत्व ने किया। मैं नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट। जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई क्योंकि अभी तक आप क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्हीं कार्यकर्ताओं के काम करने होते थे। अब पूरे प्रदेश का विकास का जिम्मा है आपके ऊपर। देखिए, बिल्कुल, जो मैं गोरखपुर क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ, हमारे क्षेत्र में 62 विधानसभा है, 13 लोकसभा है, और आज मैं देख रहा हूँ लखनऊ की सड़कों पर मेरे गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, और निश्चित रूप से ये सबका स्नेह और प्यार है। और आज की तारीख में जहाँ 13 लोकसभा में अभी हम लोगों ने आजमगढ़ को भी जीता है, 11 लोकसभा सीटें हम लोगों ने जीती है, और आने वाले समय में मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ विधान परिषद के जो उपचुनाव हो रहा है उसमें निर्मला पासवान को भी अपना उम्मीदवार बनाया, उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। निर्मला जी, ये उपचुनाव है विधान परिषद का, आप प्रयागराज से आती हैं, चुनाव भी लड़ चुकी हैं, यहाँ जिस तरीके से दावेदारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी एक महिला उम्मीदवार को खड़ा किया, मुकाबला अब चुनाव होगा, पहले निर्विरोध होता, अब चुनाव होगा, लग रहा है कि आसानी से जीत आपको मिलेगी? बिल्कुल आसानी से मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी किसी भावनाओं के साथ नहीं खेलती। जो उन्होंने खेला है सपा ने, और वो जान रहे हैं कि हमारी जिसको हमने खड़ा किया वो हारेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसको खड़ा करती है जिसको जिताती है। पार्टी ने कुछ पहले से वादा किया था? जी नहीं, कोई वादा नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकाएक देती। मैं खुद ने शौक थी जिस समय मुझे पता चला कि प्रत्याशी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी पहले से कुछ नहीं बताती, बस जमीन पे काम देखती। काम देखने के बाद उत्तर प्रदेश में बात करें तो तकरीबन करोड़ों सदस्य हैं और लाखों ऐसे कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं। हर कोई चाहता है विधान परिषद जाना या फिर राज्यसभा जाना, लेकिन लॉटरी आपकी निकली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, और दूसरी बात कहीं ना कहीं लक भी होता है। मैं भी 30 साल से लगी थी,
मैं भी अपने आप को सोचती थी कि कब मेरा नंबर आएगा, कब नंबर आएगा। ऐसे समय नंबर आया कि मैं सोच ही नहीं सकती। और जब अभी हाल ही में 2 महिला सदस्य राज्यसभा गई तब और भी लगा होगा। तब भी नहीं लगा था, लेकिन मेरे लिए वो लकी हैं, देश की राष्ट्रपति जी, और वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए लकी हैं। जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप विधायक होती तो एक विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करती, वहाँ समर्पित रहती, लेकिन विधान परिषद आने का मतलब है पूरे प्रदेश के लिए काम। जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और जो चीज़ को सोच के मुझे बनाया, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर खरा उतरूँगी। तो ये आपने सुना निर्मला पासवान को, उम्मीदवार हैं बीजेपी की विधान परिषद की, साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरा उन्हें भरोसा है वो चुनाव जीतेंगे। और बीजेपी इसी तरीके से फैसले लेती है, उनका साफ तौर पर कहना है जब उन्हें जानकारी मिली तो वो भी कहीं ना कहीं शॉक हो गई। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। दोनों उम्मीदवारों के बयानात आपने देखे। निर्मला पासवान ने कहा कि वो सोच रही थी, इंतजार कर रही थी कि उनका नंबर कब आएगा, और तब आया जब उन्होंने कोई उम्मीद नहीं की थी। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पर खुशी जाहिर की और उन्होंने भाजपा के उम्मीदवारों को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के उपचुनाव में सदस्य विधान परिषद का पद भरे जाने हेतु नामांकन के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और बहन निर्मला पासवान जी को प्रत्याशी हेतु नामांकन दाखिल कराया है। मैं दोनों प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इधर सपा की एमएलसी उम्मीदवार कीर्ति कोल ने भी नामांकन कर दिया है। नामांकन में सपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, हालांकि अखिलेश यादव इससे दूर रहे। नामांकन के बाद कीर्ति कोल ने कहा कि सपा गरीबों और पिछड़ों के बारे में सोचती है और पार्टी ने उन पर भरोसा जाहिर किया है। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी समाज का उन्होंने विरोध नहीं किया, हमेशा अग्रेसित किया। मैं आदिवासी परिवार से बार मैं आपसे बता रही हूँ कि हमेशा उन्होंने आदिवासी समाज और सभी समाज का उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, हमेशा अग्रेसित किया। विपक्ष वाले कुछ भी करेंगे, अगर यही कहना चाह रही हैं बीजेपी वाले तो मेरा भी समर्थन करें। मैं भी एक आदिवासी समाज से हूँ, मैं भी उनकी बेटी हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़ के बार सभी से विनम्र माननीय सदस्य जी से निवेदन करती हूँ कि सहयोग करें मेरा। इंडियन आइडल फेम और यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज की अब बात करेंगे, जो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। मुजफ्फरनगर जिले की निवासी यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज ने हर हर शंभू गाना रिकॉर्ड कर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, तो कुछ उलेमाओं के निशाने पर वो आ गई। आम लोग जहां इस गाने की जमकर सराहना कर रहे हैं, तो वहीं देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि इस्लाम में नाच गाना बिल्कुल जायज़ नहीं है और शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता। जिस औरत ने काम किया है उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। और वहीं इस मामले पर सिंगर फरमानी ने कहा कि वे एक आर्टिस्ट हैं और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, तो कव्वाली के साथ ही भक्ति गीत भी डूब कर गाते हैं। इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। और इस पूरे विवाद पर सिंगर फरमानी नाज और उनके परिवार का जो कुछ कहना है आपको दिखाते हैं। अपने वीडियो बनाने थे राहुल भाई, अपने चैनल पे उन्होंने मेरी वीडियो डाली। हिरांजा का सॉन्ग था जो मैंने चूल्हे पे अपना सबसे पहला गाना गाया लता जी का, जो इतना वायरल हुआ कि पब्लिक को इतना अच्छा लगा कि इतना वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। क्यों यहाँ आ गई, यहाँ अपने भाई ये भूरे के पास यहाँ में थे राहुल सर वीडियो बनाना, लड़की का वैसे गुनगुनाते का गाना सुन के उन्होंने वीडियो बना लिए। वो गाना उन्होंने यूट्यूब पर घेर दिया, वो गाना बहुत चला। बस जब से मेरी लड़की गाने वाने से उससे पहले कोई गाना नहीं गाया, कुआरी ने ना कुछ करा, ना कोई संगीत सीखी, कुछ नहीं सीखा। अब इस काम को बेचारे गाने के इसका फायदे ससुरालियों ने कोई बात नहीं पूछी। शुरुआत एक बहुत बड़ी और अफसोसनाक खबर से। वाराणसी से आ रही है खबर, ये सड़क हादसा हुआ है, 3 कांवड़ियों की जान चली गई। बड़ी और दुखद खबर, हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांवड़ियों की बाइक टकराने के कारण यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। मिर्जा मुराद थाना इलाके के खजूरी ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। 3 कांवड़ियों की जान जाने की खबर इस हादसे में। नीतीश पांडे हमारे वाराणसी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, जो कुछ हुआ वहां पर हमारे दर्शकों के सामने बयान करें। राजेंद्र जी, दुखद खबर है ये, और जिस तरह से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जागरूकता के,
उन प्रयासों को न मानने का नतीजा भी हम ये कह सकते हैं। जिस तरह से बाइक से दोनों अगर बात करें, 2 बाइक कांवरिया बैठ कर आ रहे थे और तेज वो बाइक चलाई जा रही थी और जो दोनों बाइक थी वो दोनों बाइक पर युवा कांवरिया सवार थे और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कुछ पलों तक तो लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर जो टक्कर हुई है उससे गिरे हुए लोग घायल हैं या मृत अवस्था में हो गए। लेकिन जब ये तीनों, एक बाइक के सवार 3 लोग और उसके बाद बात करें तो दूसरी बाइक के सवार भी गिरे हैं। उसके बाद स्थानीय लोग जब इन्हें उठाकर अस्पताल ले गए हैं, निजी अस्पताल ले गए हैं, तो वहाँ चिकित्सकों ने 3 कांवड़ियों को मृत घोषित कर दिया है और 2 कांवड़िया जो है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो सबक लेने की जरूरत है इस तरह की घटनाओं से। अगर आप बाइक से या अन्य किसी वाहन से सफर कर रहे हो, आप कांवड़िया के बेस में हो, तो अपनी सावधानी ही सुरक्षा को प्रदान कर सकती है। तो आज थोड़ी असावधानी दिखी, चूंकि एनएच का मामला था और इस जगह पर मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के खजूरी ओवरब्रिज के पास ये बाइक की टक्कर हुई जिसमें 3 कांवड़िया की मौत हो गई है। राजेंद्र जी। नीतीश, थोड़ा सा और स्पष्ट करें, बाइक पर कितने कांवड़िए सवार थे और टक्कर किस चीज से हुई है? राजेंद्र जी, आपस में 2 बाइक टकराई हैं। आपस में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई है और इसी बाइक की टक्कर में दोनों बाइक सवार, दोनों बाइक पर सवार, एक पर 3 और एक पर 2 बाइक सवार पूरी तरह से घायल हुए। घायल होने के बाद 3 कांवड़िया बाइक सवारों की मौत हो गई और 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। नीतीश, इससे यह भी साफ हो रहा है कि एक ही साइड से दोनों ही आ रहे थे, मतलब दोनों ही दिशाओं से, विपरीत दिशाओं से एक ही तरफ ड्राइविंग की जा रही थी। जी राजेंद्र जी, दरअसल जब एनएच पर इस तरह की चीजें होती हैं, उसमें कई कांवड़िया, युवा कांवड़िया होते हैं जो इस यातायात व्यवस्था में कहीं न कहीं खुद को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलने के लिए नहीं पाते हैं, तो वो क्रॉस करके दूसरी ओर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों की जब रफ्तार, अभी तक जो सूचनाएं हैं, दोनों ओर से रफ्तार कोई धीमी नहीं थी और ऐसी स्थिति में जब टक्कर हुई है, टक्कर होने के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शा रही हैं कि टक्कर होने के बाद किस तरह से बाइक सवार दोनों ओर गिरे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे टक्कर होने के बाद जो दोनों बाइक सवार हैं, दोनों बाइक पर सवार जो कांवड़िया हैं, वो दूर दूर तक गिर गए जाकर। सड़क पर गिरने के कारण उन्हें चोटें आई, चोट आने के कारण उन्हें मौत की यहाँ पर इस तरह की वजह बननी पड़ी। तो अब ये वो घटना तो हो चुकी है, लेकिन आगे इस तरह की घटना से सबक लेने की जरूरत है। जब भी कांवड़िया जन, जो भी कांवड़िया जन एबीपी गंगा देख रहे हो, उनको इस तरह की घटना से सबक लेने की जरूरत है। जब भी आप बाइक की यात्रा कर रहे हो, सावधानी बरतें, धीमे बाइक चलाएं और अपोजिट साइड, विरोधी जो दिशा है उधर से आने का प्रयास न करें। और अभी की स्थिति आपको बता दूं कि जो 2 कांवड़िया की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और नीतीश, इस वक्त स्क्रीन पर हमारे दर्शक तस्वीरें देख पा रहे हैं जो आपने भेजी हैं इस हादसे के बाद की, और बिल्कुल हम देख सकते हैं इस दुखद हादसे के बाद की तस्वीर क्या है। आप कह रहे हैं कि 2 बाइक्स आपस में टकराई, दोनों पर कांवड़िए सवार थे, एक पर 3 कांवड़िए बैठे हुए थे और एक दूसरी बाइक पर 2 कांवड़िए बैठे हुए थे। आमने सामने की टक्कर हुई, रफ्तार तेज थी और नतीजा ये कि 3 कांवड़ियों की जान गई है, 2 की हालत गंभीर है। हॉस्पिटलाइज कराकर उनको स्वस्थ करने का, उनको इलाज देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर कानपुर से है। यहाँ के एक स्कूल में कलमा पढ़ाने पर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल की प्रार्थना में बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा था और इसके बारे में बच्चों ने अभिभावकों को बताया, तो अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से बात की। मामला सीसामऊ में स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल का है। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी स्कूल पहुंच गए और स्कूल का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया बाकायदा। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है और बच्चों की स्कूल से छुट्टी कर दी गई है। तो स्कूल में कलमा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा और इसी मामले में अब हिंदूवादी संगठन भी मुखर हो गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे, गंगा जल से स्कूल का शुद्धिकरण किया। साथ ही आरोप लगाया है कि इस स्कूल को कहीं से फंडिंग हो रही है, इसलिए यह मामला सामने आया है। स्कूल में कलमा पढ़ाए जाने के मामले में अब जो हिंदूवादी संगठन यहाँ पर हैं और जो लोग स्थानीय हैं, वो अब गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं और गंगा जल को लेकर आए हैं। और इनका ये आरोप था कि इस स्कूल में
इस स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा था और कलमा पढ़ाए जाने के बाद इस स्कूल को पवित्र करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए आपको दिखाई ये तस्वीरें, कुछ अभिभावक यहाँ पर हैं, अभिभावकों के साथ पुलिस का पहरा काफ़ी तेज़ है और इस बीच अभिभावक अपने बच्चों को भी लेकर के बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं, ये क्या लिया है, क्या कर रहे हैं आप? ये गंगा जल से धुलाई सीढ़ियों तक ऊपर कर आए। हाँ, जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि स्कूल अपवित्र है और साथ साथ इसमें जो कलमा पढ़ाया जा रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि जनगणमन अधिनायक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उनको पवित्र कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल पवित्र कर रहे हैं। ये गंगा जल का छिड़काव आप लोग कर रहे हैं, क्या हाल है? गंगा जल के छिड़काव के साथ शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया हमारे पार्षद जी ने करी, उसके बाद हमारी तो मैं एक बड़ी सी मांग ये है कि इस पूरे स्कूल की जितने भी शाखाएं हैं सबकी जांच करके, क्योंकि निश्चित सी बात मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैंडल इसमें है और कहीं न कहीं से इनको फंडिंग विदेशी ताकतें इनको मदद कर रही, जिस प्रकार की यहाँ घटना घटी है। जिस प्रकार की घटना घटी है, तमाम आरोप, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच सुबह से ही स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया। अब स्कूल प्रबंधन ने छुट्टी कर दी है, अभिभावक अपने बच्चों को लेकर घर जा रहे हैं। इस बीच जो हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पार्षद हैं, वो सभी यहाँ पर गंगा जल लेके पहुंचे और स्कूल को गंगा जल से पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल के नामांकन के बाद सपा नेताओं ने कहा है कि सपा हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी ने आदिवासी समाज में पैदा हुई बेटी कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया है और सबसे उम्मीद की है कि सभी लोग आदिवासी बेटी का सम्मान करेंगे, आशीर्वाद देंगे और सब लोग इनको विधान परिषद में भेजेंगे। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी कोई नया काम नहीं करने जा रही है। समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर के और सासोपा तक हरदम समाजवादी पार्टी ने गरीब, कमज़ोर और समाज के सबसे अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सामाजिक न्याय देने का काम किया है। आज मैं अपने पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को विधानमंडल की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक आदिवासी परिवार की, एक ऐसे परिवार से, ऐसे समाज से एक बहन को उन्होंने विधान परिषद का प्रत्याशी बनाने का काम किया है, जिनकी कल्पना कम लोग करते हैं। और यही नहीं, इसी बहन को समाजवादी पार्टी ने पूर्व में भी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था। आज पूरा समाजवादी पार्टी के एक एक सदस्य, पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता अपनी इस आदिवासी बहन के लिए पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से उन्हें जिताने का। मेरठ से इस वक्त हमारे पास है लेखपाल परीक्षा में सॉल्वर गैंग का सरगना निकला है रेलवे कर्मचारी। बड़ी खबर, शामली के एलम में ग्रुप डी कर्मचारी है सुमित। एसटीएफ मेरठ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। बागपत के हेवा गांव का रहने वाला है सुमित। रेलवे ऑफिस में बैठकर यह गैंग चला रहा था और गैंग के सदस्यों का रेलवे ऑफिस में आना जाना भी था। छपरौली में गिरफ्तार अभ्यर्थी संदीप से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। सनुज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। सनुज, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? हाँ, देखिए, लगातार जो एसटीएफ है वो बड़ी गहनता से और बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और देखिए जो यूपी लेखपाल परीक्षा में सॉल्वर बैठाने वाला जो गिरोह चला रहा है, उसका जो सरगना है वो यहाँ रेलवे का कर्मचारी निकला है। शामली में जो एलम स्टेशन पड़ता है वहां पर ये 4D कर्मचारी है और अपने ऑफिस पर ये पूरी तरीके से गैंग संचालित कर रहा था। मेरठ एसटीएफ ने जब जांच की और कई नंबरों की जांच की और उसके बाद जो एक आरोपी पकड़ा गया, उससे पूछताछ की, तब ये जाकर खुलासा हुआ है कि जो सुमित वो रेलवे का 4D कर्मचारी और एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट वो काम कर रहा था। ये पूरा जो नेटवर्क है वो पूरा दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड तक फैला हुआ था। गैंग में बहुत सारे और लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर ये सामने आई है कि देखिए कि रेलवे का कर्मचारी होने के बाद किस तरीके से वो यहाँ पर सॉल्वर गैंग चलाने का पूरा एक सक्रिय संगठन एक तरीके से चला रहा था। कई और बड़े खुलासे भी जल्द हो सकते हैं। हालांकि सुमित कहाँ है, जैसे ही एसटीएफ ने इस गैंग का खुलासा किया था तो सुमित ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और तभी से सुमित फरार है। हालांकि एसटीएफ को उसके बारे में जो जानकारी है वो तो जरूर मिल गई और जल्दी कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। माना जाए तो ये मेरठ एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी है कि सुमित के बारे में बिल्कुल सरोज की मेरठ एसटीएफ के ये जो खुलासा है बड़ी कामयाबी है। आप नजर बना के रखिए, अगर अन्य चीजें भी सामने आएंगी तो एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।